हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 57 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, नवलोक प्रशासन में 4D से क्या आशय है। ये 50 वर्ड्स और 20 वर्ड्स दोनों में पूछ सकते हैं, 2 नंबर और 5 नंबर। 4D, नवलोक प्रशासन में 4D क्या है। ओके, तो उत्तर को किस तरह से लिखेंगे। सितंबर 1988 में संपन्न मीनोब्रुक द्वितीय में लोक प्रशासन के 4 नए सिद्धांत 4D सुझाए गए, जो निम्नलिखित है। सितंबर 1988 में मीनब्रुक सम्मेलन द्वितीय हुआ था, उसके अंदर लोक प्रशासन के 4 नए सिद्धांत 4D सुझाए गए। उसमें क्या क्या है। पहला है असरकारीकरण। पहला डी क्या है, असरकारीकरण यानी डी गवर्नमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डी गवर्नमेंट। ठीक है, हिंदी में तो उसको हम असरकारीकरण लिख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के आधार पर 4D लिखे गए हैं, जिसका मतलब है डी गवर्नमेंट। ओके, इसको किस तरह से लिखेंगे। सरकारी कार्यों का एक हिस्सा निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया जाए। प्रशासन न्यूनतम क्षेत्र में कार्य करेगा तो उसकी प्रभावशीलता और जनता को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बेहतर सुविधाएं मिलेगी। मतलब असरकारीकरण क्या होगा, सरकारी कार्यों का एक हिस्सा क्या होगा, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है, प्रशासन न्यूनतम क्षेत्र में कार्य करता है, तो क्या होता है, कार्य की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जनता को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर सेवाएं भी उपलब्ध होती है। क्यों, अगर हम निजी क्षेत्र में दे देंगे तो निजी क्षेत्र में भी क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। एक निजी क्षेत्र दूसरे निजी क्षेत्र से बेहतर सेवाएं देने के लिए क्या होगा, उत्सुक होगा। क्यों, हम भी देखते हैं कि निजी क्षेत्र में अगर कंपनियां उतरती हैं तो दोनों में कंपटीशन हो जाता है कि मैं बेटर सर्विस दूं या फिर तू बेटर सर्विस दे। तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। अगर प्रशासन न्यूनतम हो जाए और निजी क्षेत्र को कुछ कार्य स्थानांतरित कर दिए जाए तो बेहतर सुविधाएं जनता को मिलना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा डी की हम बात करें तो दूसरा डी है अनौकरशाहीकरण यानी डी ब्यूरोक्रेसी। अनौकरशाहीकरण, डी ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर दूसरा डी क्या हो गया, ब्यूरोक्रेसी का डी करना। ओके, नौकरशाहीकरण, कठोर कायदे कानूनों का सरलीकरण करना, अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करना, प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, जिससे विकास की गति त्वरित हो सके और प्रशासन में सच्चरित्रता का विकास हो। यानी हम शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी नियम कायदे और जो विधियां बनाई हुई है वो बहुत कठोर है। तो अगर कठोर है तो उनका सरलीकरण करना, इजी होना, ताकि लोग जो है नियमों का पालन आसानी से कर सके और नियमों को तोड़े नहीं। इसके अलावा कोई कानून जो है अप्रासंगिक हो चुका है, जो टाइम के साथ उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। कई कानून ऐसे हैं जो काफी सालों पुराने हैं, 100-200 साल पुराने कानून है, वो आज भी चल रहे हैं, बल्कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अप्रासंगिक है बिल्कुल। तो उनको क्या है, रद्द कर देना चाहिए। उसके अलावा प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं उनको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, यानी पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम बन जाता है जितना भी प्रशासनिक कार्य है। इससे क्या होगा, विकास की गति भी दिखेगी और विकास होगा भी और दिखाई भी देगा, बिल्कुल त्वरित गति से होगा, और प्रशासन में सच्चरित्रता भी डेवलप होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा डी ब्यूरोक्रेसी, अनौकरशाहीकरण। तीसरा डी है विनिवेशीकरण, डी इन्वेस्टमेंट। विनिवेशीकरण, डी इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, सरकार, यहां पर सरकार हो गया। सरकार व्यापारिक, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रकृति के कार्यों से अपने को बाहर निकाल ले और ये कार्य पूर्णतः बाजार के हवाले कर दिए जाए। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकार जितने भी व्यापारिक और व्यावसायिक मामले हैं या फिर औद्योगिक प्रकृति के जितने भी कार्य हैं उससे खुद को अलग रख ले, और ये कार्य जो है जितने भी हैं सब बाजार के हवाले कर दिए जाए, यानी बाजार के अकॉर्डिंग डिसाइड हो, नॉट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। यानी इन्वेस्टमेंट के जितने भी मैटर है, व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, तीनों टाइप के जो जितने भी कार्य हैं उसमें गवर्नमेंट खुद को अलग कर ले और इनको बाजार के अकॉर्डिंग ही चलने दे। बाजार की सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड हुए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया हमारा विनिवेशीकरण। फिर है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, फोर्थ डी हमारा ये हो गया। फिर इसमें है मीनोब्रुक प्रथम सम्मेलन में भी इस सिद्धांत पर जोर दिया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन पर। सत्ता और कार्य दोनों के विकेंद्रीकरण को नवीन मांगों के संदर्भ में अपरिहार्य माना गया। अब इसमें ये बोला गया कि सत्ता और कार्य, सत्ता किसको मिले और कार्य कौन करेगा, दोनों के विकेंद्रीकरण को नवीन मांगों के संदर्भ में अपरिहार्य बना दिया। यानी हम ये बोले कि काम का जो जितने भी चीजें हैं वो एक नीचे लेवल से शुरू होकर ऊपर तक लेवल तक में कॉम्बिनेशन होते हुए काम हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो काम होगा।
फिर नेक्स्ट है प्रशासन और प्रबंधन में अंतर लिखिए। प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या है? प्रशासन एक तरफ आप लिखिए, एक तरफ आप प्रबंधन लिखिए। प्रशासन के बुलेट पॉइंट्स में आप लिखेंगे प्रबंध की तुलना में व्यापक है। प्रशासन उद्देश्यों का प्रबंध की तुलना में ये व्यापक हो गया। दूसरा है प्रबंध प्रशासन का एक भाग है। दूसरा है प्रशासन उद्देश्यों का निर्धारण करता है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। तीसरा है संगठन का अवसर पैदा करता है। यह संगठन का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति के लिए करता है। फिर है प्रशासन प्रबंध तथा संगठन दोनों के ऊपर की स्थिति है, जबकि प्रबंध प्रशासन के अंतर्गत लेकिन संगठन का उच्च स्तरीय भाग होता है। प्रशासन स्वयं में एक साधन है, प्रबंध साधन मात्र है। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, दोनों पे डिफरेंस करेंगे तो मार्क्स भी बनेंगे। ये 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है, प्रशासन और प्रबंधन। आई होप आप सभी को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। मेरी सीरीज भी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लस में मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आंसर लेकर आऊँगी जो कि आपकी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।